नमस्कार। लाइव दस्तक में स्वागत है आपका। मैं हूं कामनी पंडित। आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज चैनल। इन दिनों फिल्म अभिनेत्री अलीशा खान की निजी जिंदगी एक फिल्म की कहानी की तरह होती जा रही है। इंसाफ के लिए अलीशा ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। जी हां, गुरुवार शाम अलीशा खान अपनी मां परवीन खान के साथ गाजियाबाद से हरिद्वार पहुंची, जहां वो अपने पति लव कपूर के घर गई और वहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। पहले अलीशा ने लव कपूर के घर के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, फिर लव कपूर के वाहनों को तोड़ दिया। अलीशा खान के अनुसार वे प्रेग्नेंट हैं और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वे अपने पति के घर आई थी। लेकिन लव और उसके भाई कुश दोनों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखे हैं। भाई तूने नहीं करा ये चाहिए हम कह रहे हैं आ जाओ, तुमसे कह रहे हैं क्या अब आ जाओ, बस अब मैं कहना मानो इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो लव कपूर को छोड़ेंगी नहीं। उन्होंने कहा इस माह के अंत तक यदि लव कपूर उनके समक्ष नहीं आएगा तो वो 1 सितंबर को दूसरी शादी करेंगी। आपको बता दें कि सिने अदाकारा अलीशा खान ने 4 दिन पहले कनखल थाने पहुंच अपने पति लव कपूर पर शोषण और छोड़ने का आरोप लगाया था, लेकिन तब कनखल पुलिस ने उन्हें भगा दिया था। लेकिन मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने अब लव के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अलीशा खान ने अपनी पहचान फिल्म डेयर यू से बनाई थी। डेयर यू के बाद अलीशा किसी फिल्म में नजर नहीं आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा एक ही विज्ञापन अभियान पर खर्च की गई खासी बड़ी रकम यानी करीब 33.5 करोड़ रुपए का 85% हिस्सा दिल्ली के बाहर खर्च किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। 55 पेजों वाली इस रिपोर्ट में सीएजी ने दिल्ली सरकार पर सार्वजनिक पैसे के इस्तेमाल से टीवी पर विज्ञापन देने का आरोप लगाया, जिनमें एक व्यक्ति झाड़ू लहराता दिखाई देता है जो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, और इसके अलावा विज्ञापन में आपकी सरकार कहा जाता है जो सरकार का नहीं पार्टी का प्रचार है। विज्ञापन में राज्य सरकार की कई उपलब्धियों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम बताया गया, और ये वही आरोप है जो दिल्ली के विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस बार बार लगाती रही हैं। सीएजी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने विज्ञापनों पर जो 526 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उनमें से भी वो सिर्फ 100 करोड़ का ही हिसाब किताब दे पाई। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 70 लाख रुपए उन विज्ञापनों पर खर्च किए जिनमें कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, सरकार को अब तक सीएजी की रिपोर्ट नहीं मिली है, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, हम रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे। सीएजी ने विज्ञापनों में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए दावों पर भी सवाल उठाए हैं। जैसे सरकार ने दावा किया था कि उसने राजधानी में 3 पुलों का काम निर्धारित समय से पहले पूरा कर दिया है और उसके लिए आवंटित 350 करोड़ रुपए से कम खर्च किया गया। सीएजी का आरोप है कि यह दावा झूठा है क्योंकि पुलों पर अभी भी काफी काम होना बाकी है। आप सरकार के विज्ञापनों में किए गए उस दावे के समर्थन में कोई भी सबूत नहीं मिलता कि उन्होंने सिर्फ 20 लाख रुपए में डिस्पेंसरी का निर्माण करा दिया, जबकि पिछली सरकारें इस काम में 5 करोड़ रुपए खर्च करती रहीं। बोलीविया में हड़ताल कर रहे खनिकों ने उप गृह मंत्री रोडोल्फो इलानेस की पीट कर हत्या कर दी। हड़ताल कर रहे खनिकों ने इलानेस को बंधक बना लिया था। उप गृह मंत्री इलानेस वहां नए खनन कानून पर तेज और हिंसक हो रहे संघर्ष के बीच मध्यस्थता के इरादे से गए थे। सरकार ने इस हत्या की भर्त्सना करते हुए इसे क्रूरता और कायरता भरा कदम बताया है। उन्होंने 25 अगस्त को कहा भी था
कि प्रशासन को प्रदर्शनकारियों के साथ बात करनी चाहिए। इलानेस ने इससे पहले पत्रकारों से कहा था, मुझे बंधक बना लिया गया है, लेकिन मेरे साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया। मैं अच्छी अवस्था में हूँ। मेरे परिवार को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बोलीविया के रक्षा मंत्री रेमी फेरेरिया ने बताया कि इलानेज को हड़ताल कर रहे खनिकों ने बुरी तरह से पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई। ये जानकारी देते हुए फेरेरिया का गला रुंध गया। इस घटना के बाद पुलिस के साथ झड़प में 2 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई। इस घटना से तनाव बढ़ सकता है। आपको बता दें कि लापाज से करीब 130 किलोमीटर दूर पांडुरो में हड़ताल कर रहे खनिकों ने सोमवार से सड़कों को जाम कर रखा है। हड़ताल के कारण हजारों यात्री और गाड़ियां वहां फंसे हुए हैं। इलानेज इन खनिकों से बातचीत करने के लिए ही पांडुरो गए थे। बोलीविया में खनिकों की संख्या करीब 1 लाख है। अमेरिकी दावा किया कि उन्होंने कामकाज से जुड़ी सारी ईमेल दे दी हैं। ट्रंप के प्रचार अभियान को नस्लीय करार देने वाली हिलेरी के आरोपों के जवाब में उन्होंने कहा कि ये उन लाखों अमेरिकी लोगों का अपमान है जो उनका समर्थन कर रहे हैं। रणबीर कपूर के साथ फिल्म हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ वह कर सकती हूँ। मुझे किसी की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती। यह एक अच्छी चीज है। शादी को लेकर नरगिस का यह बयान सुनकर उदय चोपड़ा के दिल पर क्या बीतने वाली है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। न डर किसी का आज, न डर किसी का आज, एक दिन धूल मिट्टी और जर्म्स का डट कर सामना करें। नया सिंथॉल कॉन्फिडेंस प्लस 99.9% जर्म प्रोटेक्शन सोप इंस्टा डियो फ्रेग्रेंस के साथ। सिंथॉल, अलाइव इज ऑसम।
घर वाले मुझे मारना चाहते हैं। मैं इमरान से मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ। मेरे पापा, मेरे भाई, ये दोनों मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मुझे ये लोग गांव लेके जा रहे हैं। गांव लेके जा रहे हैं मुझे, और मुझे मेरी जान का खतरा है। मैं बालिग हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं बालिग हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। सब मुझे मारना चाहते हैं। मेरे भाई, मेरे डैडी, मेरे इश्नवी भाई, अकरम भाई, क्या पहलवान भाई, पहलवान, इश्नवी, अकरम, अफजल पहलवान, अकरम, इसके नबी और सोलिन और डैडी यासिन कुरैशी, ये सब मुझे मारना चाहते हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी मौत की जिम्मेदार ये लोग होंगे, क्योंकि मैं शादी करना चाहती हूँ इमरान से। मैं इमरान से शादी करना चाहती हूँ। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। ये लोग मुझे गांव लेके जा रहे हैं। मैं बालिग हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी की मालिक हूँ। बस यही आखिरी पैगाम था इस लड़की का। इसका डर सही साबित हुआ। अब ये लड़की इस दुनिया में नहीं है, इसकी हत्या कर दी गई है। आरोप है कि इसके घर वालों ने ही मर्जी से शादी करने पर इसकी जान ले ली। हत्या से पहले लड़की ने ट्रेन के टॉयलेट में मोबाइल पर यह वीडियो रिकॉर्ड किया था। मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते हैं। मैं इमरान से मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ। मेरे पापा, मेरे भाई, ये दोनों मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मुझे ये लोग गांव लेके जा रहे हैं। गांव लेके जा रहे हैं मुझे, और मुझे मेरी जान का खतरा है। मैं बालिग हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं बालिग हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। सब मुझे मारना चाहते हैं। मेरे भाई, मेरे डैडी, मेरे इश्नवी भाई, अकरम भाई, क्या पहलवान भाई। ऑनर किलिंग का ये मामला यूपी के हाथरस का है। हाथरस के सिकंदरा राव कस्बे में रहने वाला कुरैशी परिवार कुछ दिनों पहले मुंबई से यहाँ आया था। आरोप है कि परिवार के 6 लोगों ने मिलकर लड़की की हत्या करके उसे दफना दिया। पुलिस का कहना है कि लड़की ने अपने वीडियो संदेश में कहा था कि वो इमरान नाम के युवक से शादी करना चाहती है, मगर परिवार के लोग इस शादी के लिए राजी नहीं थे। पुलिस को मृतक लड़की के पुश्तैनी घर में ताला लगा मिला है, मगर पूछताछ में ये जरूर मालूम हुआ कि करीब 1 हफ्ते पहले लड़की का परिवार यहाँ आया था। उसी दौरान लड़की की मौत बताकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस ने कब्र खुदवाकर लड़की की लाश को निकलवा लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक लड़की के पिता और भाइयों समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश जारी है। झूठी शान के लिए जालिमों ने अपनी ही बेटी की जान ले ली। भला इससे शर्मनाक और क्या होगा। आ गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे। जिस अंदाज में नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी छोड़ी थी, उससे तो यही लगता था कि वो अपनी राजनीतिक पारी जल्द ही किसी और राजनीतिक पार्टी से शुरू करेंगे। इस्तीफा मैंने इसलिए दिया कि मुझे कहा गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे और पंजाब से तुम दूर रहोगे। क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पहले 2020 की तर्ज पर राजनीतिक पिच पर उतरे तो लोगों को लगा कि वो रातों रात आम आदमी पार्टी के सितारे बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर वनडे की तरह सियासत शुरू की, लेकिन इस समय वो जिस हालत में हैं, ये कहा जा सकता है कि टेस्ट मैच वाली मुद्रा में हैं। उन्हें जल्दी नहीं है। पंजाब के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अभी चुनाव में वक्त है, इसलिए सिद्धू आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ बार्गेनिंग का खेल खेल रहे हैं। उनके लिए बीजेपी के रास्ते बंद हो चुके हैं। बीजेपी की परम सहयोगी अकाली दल में भी उनके जाने की संभावनाएं काफी कम है। अब उनके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ही विकल्प बचे हुए हैं। लोग चुनावी चस्का ले रहे हैं कि चुटकुलों का बाउंसर मारने वाला बादशाह आखिर चुप क्यों है, जबकि कांग्रेस उन्हें डिप्टी सीएम का पद देने की बात कहकर गेंद उनके पाले में डाल चुकी है। ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सितम करते हैं वो खुदा जाने खता क्या। बिहार के बाढ़ पीड़ितों पर खूब राजनीतिक यात्राएं हो रही हैं।
बाढ़ में बर्बाद लोगों का हालचाल लेने के लिए कल रामविलास पासवान सरकारी नाव से निकले, लेकिन एसडीओ की रोक-टोक से तंग आकर आपा खो बैठे। बिहार का राघोपुर, जहां जनता के प्रतिनिधि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बाढ़ के पानी में नंग धड़ंग सीने भर पानी में खड़े होकर लोग अपने लिए राहत का इंतजार कर रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्री रामविलास पासवान को आने में देर हो गई। देर इसलिए हो गई क्योंकि मोटर बोट धीमी चल रही थी। ऊपर से एसडीओ साहब नहीं चाहते थे कि पासवान जाएं। वो गाड़ी चलो भाई, वो गाड़ी रुको, हम आपकी गाड़ी में जाएंगे, हम बात कर रहे हैं। और आप चलिए हटिए, आप लाइए करिए, गाड़ी लाओ, एक काम कीजिए, होम मिनिस्टर को लिखिए यहाँ समझ लेंगे, मजाक कर रहा है। होगा, तो पहले कहा कि ये खराब है, वो आ रहा है। पासवान को तेज धूप से बचाने के लिए अर्दलियों ने छाता लगाया हुआ था। बोट पर कुर्सियों का भी इंतजाम था, लेकिन पासवान का पारा एसडीओ पर चढ़ गया। मोटर बोट के शोर के बीच पासवान एसडीओ पर चिल्लाते रहे और एसडीओ साहब कान लगाकर उनकी सुनते रहे। वो गाड़ी चलो भाई, वो गाड़ी रुको, हम आपकी गाड़ी में जाएंगे, हम बात कर रहे हैं। और आप चलिए हटिए, आप लाइए करिए, गाड़ी लाओ, एक काम कीजिए, होम मिनिस्टर को लिखिए यहाँ समझ लेंगे, मजाक कर रहा है। होगा, तो पहले कहा कि ये खराब है, वो आ रहा है। पासवान को कभी कैमरे पर इतना तैश में नहीं देखा गया। पासवान ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार चाहती ही नहीं कि वो बाढ़ से परेशान जनता के बीच जाए। इसके बाद पासवान ने एसडीओ की मोटर बोट छोड़ दी और राहत बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ की नाव में सवार हो गए। पासवान को कुर्सी तो नहीं मिली, लेकिन लाइफ जैकेट जरूर मिल गई। पासवान बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचे। मदद की आस लगाए लोगों को पासवान ने निराश नहीं किया। पासवान ने बाढ़ पीड़ितों को 500 की मदद दी। बतला देते हैं सीधे कि हमको यहाँ गांव जाना है, यहाँ चलो, और उसके बाद जो है वहाँ रास्ता नहीं ले जा करके दूसरे रास्ता में ले जाया जाता है। और वो ड्राइवर से कहते हैं, नाविक से, तो नाविक कहता है कि जो अफसर हमको कहेगा वही करेंगे हम। रामविलास पासवान राघोपुर की यात्रा में थे और जो हालात आपको कैमरे में दिखे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब राज्य के मुख्यमंत्री के क्षेत्र के ऐसे हालात हैं, तो फिर पूरे राज्य के कैसे हालात होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कुर्द विद्रोहियों के विस्फोट से एक बार फिर तुर्की दहल गया। दक्षिणी पूर्वी तुर्की में एक पुलिस चौकी को कुर्द विद्रोहियों ने निशाना बनाया। विद्रोहियों ने एक कार बम विस्फोट किया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। इस विस्फोट में करीब 64 लोग घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलू ने ये जानकारी दी है कि हमला सुबह सिरनक सूबे के सिजरे शहर में हुआ। यह हमला एक पुलिस थाने से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक चौकी में हुआ। एजेंसी के अनुसार विस्फोट से पुलिस थाने को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि हाल के महीनों में तुर्की में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके के आतंकवादियों ने पुलिस और सेना को निशाना बनाकर कई कार बम हमले किए हैं। बेहद कमजोर शांति प्रक्रिया के खत्म होने के कारण पिछले साल कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और सुरक्षा बलों के बीच हिंसा फिर से शुरू हो गई है। यूपी के लिए बीजेपी का फैसला, सर्वे की वजह से बदला फैसला। आरएसएस की भी फैसले पर मुहर, उतारेगी सीएम उम्मीदवार। अगले साल यूपी में होने वाले चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने अहम फैसला लिया है। पार्टी ने फैसला किया है कि वो यूपी के चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के साथ मैदान में उतरेगी और पार्टी के चेहरे का ऐलान अक्टूबर के आखिरी में कर दिया जाएगा। दरअसल बीजेपी और संघ ने इस मामले पर 2 अलग अलग सर्वे कराए थे। दोनों ही सर्वे में ये बात सामने आई थी कि पार्टी को सीएम के चेहरे के साथ मैदान में उतरना चाहिए, जिसके बाद पार्टी ने ये अहम फैसला लिया। सर्वे के बाद आरएसएस के पदाधिकारियों और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच भोपाल में हुई मुलाकात में इस पर आम राय बन चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये चेहरा कौन होगा। इसी क्रम में यूपी में चुनावी बिसात बिछाते हुए पार्टी ने दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया। बीएसपी के कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो कांग्रेस के भी कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पीटर थॉमसन अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं।
थॉमसन भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उनकी बातचीत का टॉप एजेंडा टिकाऊ विकास होगा। अपने बयान में थॉमसन ने कहा, मेरी मुख्य रुचि इस पर बातचीत करने की रहेगी कि वर्ष 2030 के टिकाऊ विकास के एजेंडे को लागू करने की गति को बढ़ाने में संयुक्त राष्ट्र किस तरह सहायता कर सकता है। साल 2030 के एजेंडे में ग्लोबल ग्रोथ के 17 लक्ष्य है, जिन्हें विश्व के नेताओं ने साल 2015 में स्वीकार किया है और जिन्हें हासिल करने के लिए 2030 लास्ट डेडलाइन है। थॉमसन अभी संयुक्त राष्ट्र में फिजी के स्थायी प्रतिनिधि हैं। उन्हें जून में महासभा के 71वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इस सत्र की शुरुआत सितंबर 2016 में होगी। महासभा के अगले सत्र के दौरान थॉमसन भारत के लिए महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया को फिर से शुरू करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। रियो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली पहलवान साक्षी मलिक हाल ही में देश वापस आई हैं और वापसी पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। वापस आते ही गुरुवार को साक्षी ने ट्वीट कर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने का समय मांगा। हालांकि सिद्धू की ओर से उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अपने वीरू पाजी ने अपने अनोखे अंदाज में साक्षी के ट्वीट का जवाब दे दिया और अपना एक डर भी जाहिर कर दिया। साक्षी ने ट्वीट करके सहवाग को लिखा कि वो उनसे मिलना चाहती हैं और सहवाग को जब भी मुनासिब लगे वो उन्हें मिलने का समय दें। साक्षी मलिक की इस अपील का सहवाग ने अपने ही अंदाज में जवाब भी दिया। सहवाग ने ट्विटर पर साक्षी को जवाब देते हुए लिखा कि वो उन्हें मिलने का समय तो बता देंगे, लेकिन कहीं मुलाकात के दौरान साक्षी उनके साथ ही रेसलिंग ना करने लग जाएं। सहवाग ट्विटर पर अपने मजाकिया और व्यंग्यात्मक अंदाज के पोस्ट डालने को मशहूर हैं। किसी की तारीफ करनी हो या फिर परोक्ष रूप से किसी की कड़वी बात का जवाब देना हो, वीरू पाजी को ये कला बखूबी आती है। रियो ओलंपिक के बाद भारत के जश्न पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले ब्रिटिश पत्रकार को सहवाग ने अपने कटाक्षपूर्ण लहजे में करारा जवाब दिया था और उसकी बोलती बंद कर दी थी। लाठियों की मार से मिल रहे दर्द से चिल्ला रहे इस युवक का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने उधार दिए अपने रुपए वापस मांगे थे। रुपए तो नहीं मिले, शरीर पर लाठियों के निशान जरूर मिल गए। मामला राजस्थान के भीलवाड़ा का है। भीलवाड़ा के कारोही इलाके के झबरकिया गांव में लेन देन विवाद को लेकर झांसे से रमेश जाट नाम के युवक को खेत पर बुलाकर कुछ लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। लाठियों और लात घूंसों से पीटे जाने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कारोही थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर कातिलाना हमले का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोप है कि रमेश जाट के पूर्व सहयोगी मीठूलाल जाट ने रमेश से 30,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन वापस करने में नानुकुर करने लगा और जब रकम वापस लौटाने के लिए रमेश को बुलाया तो पेमेंट किस तरह हुई आप भी देख लीजिए। इस वीडियो में एक सख्त संदेश है और ये संदेश आपके, हमारे, हम सब के लिए है कि अगली बार किसी को रकम उधार दें तो ये सुनिश्चित कर लें कि पेमेंट वापसी इस तरह से ना हो।